तो शेंदाई को फाइनली समझ आ गया कि जुमोयू के हर एक एक्शन, हर एक केयर और हर एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसे लगने वाला गेस्चर, सबके पीछे एक सॉलिड लॉजिक था, एक मोटिव था, एक कैलकुलेशन थी और उसी में सब कुछ फिट हो रहा था। वो रात जब दोनों ने हेवी रेन में साथ बैठकर एपिफिलियम ब्लूम देखा था, उसके बाद का वो किस, वो मोमेंट जिसमें शेंदाई ने लिटरली फील किया था कि काश टाइम यहीं पर रुक जाना चाहिए और थोड़ी देर के लिए ही सही पास्ट की सारी पेन, सारा दर्द भूल जाने का मन हुआ था। अब उस पल को याद करके शेंदाई को अब खुद पर ही हंसी आ रही थी। वो भी क्या सोच रहा था ना कि शायद जुमोयू के दिल में उसके लिए कोई जगह हो, कि उसके बीच जो कभी स्वीटनेस थी या वो अनएक्सपेक्टेड मार्क, शायद उनमें भी कोई इमोशनल मीनिंग था। बट नो, रियलिटी में फीलिंग्स नहीं होती, रियलिटी में सिर्फ लॉजिक होता है। टॉप अल्फाज इमोशन पे ऑपरेट नहीं करते, वो अपने बेनिफिट पे चलते हैं। उस दिन से जिस दिन क्यूक्यू को फीवर हुआ था और उसका ब्लड रिजल्ट जुमोयू को मिला था, उसी दिन से सब कुछ डिसाइडेड ही था। वो कस्टडी का थ्रेट, उसे वापस जू हाउस ले जाना और फिर अपनी एंगेजमेंट तोड़ देना, शेंदाई से शादी करने की अनाउंसमेंट, वो परमानेंट मार्किंग की बात, सब कुछ का एक ही रीजन था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि क्यू एक एस क्लास अल्फा है और एस क्लास हायर के लिए टॉप अल्फा कुछ भी कर जाता है। शेंदाई का दिल एक बार नहीं 1000 बार फटा था, लेकिन इस शॉक के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सा रिलीफ आया। क्यों? क्योंकि अब फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया था ना। कोई गेसवर्क नहीं, कोई हिडन फीलिंग्स नहीं, कोई फॉल्स होप नहीं। जुमोयू कभी नहीं बदला, सिर्फ उसकी नजरों में प्लान बदला। अब उसे जुमोयू के हर गेस्चर को डिकोड नहीं करना पड़ेगा। अब उसे छोटी छोटी होप्स चुनकर दिल में स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा। अब उसे उनके फेक वार्म मोमेंट्स में कोई इमोशनल मीनिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर इतने साल की ताकत तोड़ देने के बाद भी अगर वो जुमोयू के लिए होप रखता, तो फिर उसके साथ जो हुआ वो सच में वो डिजर्व करता है। इधर सामने खड़े चेंगराओजी ने जब शेंदाई का चेहरा देखा, जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था, जैसे उसकी सारी जान निकल गई हो, वो शॉक हो गया। उसने तुरंत पूछा, शेन जूनियर, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? शेंदाई चुप, बिल्कुल एक एम्प्टी शेल जैसा, बाहर से ठीक, अंदर से कंप्लीटली शैटर्ड। लेकिन वो गिर नहीं सकता, ना अभी ना कभी। उसके रिलेटिव्स, उसका बेटा, सब उस पर डिपेंड करते हैं। उसे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। चेंग राउजे ने ऑलमोस्ट पैनिक में पूछा, क्या मैं जू सर को फोन करूं? हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम? शेंदाई ने धीरे से आंख उठाकर देखा, आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। बोला, नहीं, मिस्टर जू को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मिस्टर जू खुद नहीं चाहते कि कोई इस बात को जाने। बस इस एक लाइन में चेंग राउजी को समझ आ गया कि उसने गलती कर दी। नर्स भी डरी हुई बोली, मैं कुछ नहीं जानती, आपने ही तो मेरे सुपीरियर से कंफर्म किया था ना। तब तक शेंदाई अपना बैग उठा चुका था और बस एक हल्की सी हेडबो करके बोला, असिस्टेंट चेंग, इस मैटर को आप हैंडल कर लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। और चेंग राउजे के कुछ कहने से पहले ही वो कॉरिडोर में तेजी से निकल गया। पैरों में जान कम थी, पर स्पीड फास्ट थी, क्योंकि कोलैप्स होने से पहले वो सबकी नजरों से दूर हो जाना चाहता था। पेन को सिर्फ अपने अंदर दबाकर धीरे धीरे निकलना चाहता था, जैसे वो हमेशा करता आया था, क्योंकि इस बार भी कोई नहीं था उसे बचाने के लिए। और उस मोमेंट पर कॉरिडोर के एक कोने में शैडो में छुपकर शेनकिन सब सुन रहा था। लो वॉइसेस हॉस्पिटल की एम्प्टी हॉलवे में इको को और लाउड कर देती है, और उसने सब आराम से सुन लिया। अगले दिन सैटरडे था। सुबह सुबह जुमोयू खुद आया शेंदाई और क्यूक्यू को पिक करने। और सोचो, पहली बार जब क्यूक्यू इस कार में बैठने आया था तो वो इबोनी फेरामोन से डर कर रो पड़ा था। और आज जैसे ही कार का डोर खुला
क्यूक्यू ने हाथ बढ़ा लिया ज़ूमोयू की तरफ। ज़ूमोयू लिटरली ग्लो कर गया। उसने क्यूक्यू को उठा लिया, फेस पर ब्लिसफुल स्माइल, और उसके चबी चबी चीक्स को किस करते हुए बोला, क्या क्यूक्यू डैड को मिस कर रहा था? क्यूक्यू खिलखिला दिया। शेंदाई का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, ना खुशी, न शॉक, न रिसेंटमेंट, बस ब्लैंक। ज़ूमोयू ने प्राउड वॉइस में बोला, देखा, क्यूक्यू और मैं रोज और क्लोज होते जा रहे हैं। अब वो जानता है कि मैं उसका फादर हूँ। शेंदाई ने क्यूक्यू की स्माइल पर एक नजर डाली और फिर आंखें फेर ली। 3 महीने ज़ूमोयू ने लिटरली अपना ईगो साइड में रखकर क्यूक्यू को प्लीज किया था। फेरामॉन्स, टॉयज, आंखों में सॉफ्टनेस, साथ में टाइम। और अब क्यूक्यू ने उसे देखकर रोना छोड़ दिया था और खुद उसके पास भी आने लगा था। किसी भी आउटसाइडर के लिए ये एक हैप्पी फादर सन मोमेंट होता, बट शेंदाई के लिए उसकी आंखों में सिर्फ एक डल सा दर्द चमका, क्योंकि वो जानता था क्यूक्यू का इंस्टिंक्ट अपने ट्रू अल्फा फादर को इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेगा। क्यूक्यू कभी अब वो फेरामोन सब्स्टिट्यूट नहीं चाहेगा, वो नेचुरली ज़ूमोयू को चूज करेगा। और ये एक्सेप्टेंस उसे कहीं ना कहीं तोड़ रहा था। शेंदाई के दिल में एक डर पल पल बढ़ रहा था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब क्यूक्यू को अपने ओमेगा फादर की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ये सोच उसकी आंखों को अंदर से चोक कर देती है, क्योंकि एस लेवल अल्फाज उन्हें इमोशंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें टफ, कोल्ड, कंट्रोल बनना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ूमोयू बड़ा हुआ था, कोल्ड, शार्प, परफेक्ट, पावरफुल, लेकिन इमोशनली कंप्लीटली एम्प्टी। हर जो चीज शेंदाई सबसे कम चाहता है वही सबसे ज्यादा अब पॉसिबल लग रही थी। क्यूक्यू भी एक दिन उसी तरह का अल्फा बन जाएगा, सुपीरियर, रिस्पेक्टेड, एरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड, इमोशन प्रूफ और एक ग्लैमरस बट रूथलेस टॉप अल्फा, मतलब एक और ज़ूमोयू। और ये थॉट शेंदाई को अंदर तक हिला रहा था। शेंदाई का सबसे बड़ा नाइटमेयर एक ही है कि ज़ूमोयू उससे क्यूक्यू को ले जाएगा, और उसके पास स्टॉप करने की कैपेसिटी लीगल भी नहीं थी और इमोशनल भी नहीं थी। आधा साल का बच्चा याद नहीं रखता कि किसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर ज़ूमोयू लेने आ जाए, क्यूक्यू उसे अडॉप्ट कर लेगा और उसे भूल जाएगा। ज़ू फैमिली का हायर बनकर वो रिस्पेक्ट, वेल्थ, पावर में ग्रो करेगा और उसको सिखाया जाएगा कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी अपनी वैल्यू है, अपना इंटरेस्ट है और अपना बेनिफिट है। और धीरे धीरे वो एक और अल्फा टॉप बन जाएगा जो सॉफ्ट फीलिंग्स को वीकनेस समझता है और इमोशंस को डिस्कार्ड कर देता है। शेंदाई की सांसों में ये थॉट एक छुरी की तरह घुस गया। वो अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनने दे सकता, कभी नहीं। एग्जैक्टली उसके बिल्कुल अपोजिट जो शेंदाई अपने बेटे के लिए दिल से चाहता है। वो अपने बेटे को एक और परफेक्ट प्रेडेटर नहीं बनाना चाहता था। पर ज़ूमोयू, वो तो अपनी खुशी में डूबा हुआ था। क्यूक्यू ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसके लिए तो ये लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट था। एक हाथ में क्यूक्यू और दूसरे हाथ से शेंदाई का हाथ पकड़कर बोला, वैक्सीनेशंस के बाद हम सीधा घर चलेंगे। घर, वो वर्ड ही शेंदाई के सीने पर पत्थर पड़ गया। ज़ूमोयू ने बोलना कंटिन्यू किया, सॉफ्ट, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल शॉर्ट टोन में। पापा का मूड आजकल थोड़ा खराब है। मम्मी उन्हें मना रही हैं। मुझे यकीन है क्योंकि उन्हें मेल्ट कर देगा। फिर बिना परमिशन उसने शेंदाई के हाथ पर एक सॉफ्ट सा किस दिया, एक जेंटल स्माइल जिसमें वार्मथ भी थी और डोमिनेंस भी, साथ में थोड़ी प्लानिंग भी। बोला, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे अदाई, तुम दोनों मुझे चाहिए, लेकिन अगर फैमिली हार्मनी मिले तो बेस्ट होगा, राइट? शेंदाई का गला बंद हो गया। उसकी हार्ट बीट एक सेकंड के लिए जैसे रुक गई। उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। बस उसने एक मैकेनिकल एम्प्टी सा नॉट दिया और उस नॉट के पीछे सिर्फ एक ही इमोशन छुपा था, फियर, डीप बोन क्रशिंग फियर। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ज़ूमोयू की आंखें हल्की सी कर्व हुई,
जिससे उनके बीच कुछ खिला हो। उसके लिए तो उनका रिलेशनशिप स्लोली नेचुरली इम्प्रूव हो रहा था। क्योंकि उन्हें उसे एक्सेप्ट कर लिया था। शेंडाई अब रेजिस्टेंस कम दिखा रहा था। साइलेंटली वो बिलीव कर रहा था कि सारी बुरी चीजें पीछे छूट गई हैं। उसके दिमाग में वो एक फैमिली बन रहे थे, रियल वाली। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एंट्री होते ही क्यू क्यू का चेहरा बिगड़ गया। इन्फेंट्स के लिए डिसइंफेक्टेंट की स्मेल मतलब ट्रॉमा। यूजुअली तो वो रूम में एंटर करते ही अर्थवॉर्म की तरह सिकुड़ जाता और नॉन स्टॉप रोना चालू कर देता जब तक वो इंजेक्शन लेके डोरवे तक वापस ना आ जाए। लेकिन आज वो ज़ू मोयू की बाहों में था और दुखते हुए भी छोटा सा बच्चा अपना बॉडी कर्ल करके खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता रहा। सीरीज लगते ही सिर्फ 2 बार जोर से रोया और फिर इंस्टेंटली शांत हो गया। एक एस क्लास अल्फा के फेरामोन्स इवन डाइल्यूटेड बेबीज को ब्रेव बनाते हैं और ये बात शेंडाई ने कितनी बार पेरेंटिंग बुक्स में पढ़ी थी। वो मानने को तैयार नहीं था, पर सच तो यही था कि क्यू क्यू ज़ुमोयू के साथ ज्यादा सिक्योर, लेस केयर्ड और ज्यादा पीसफुली सो रहा था। इस बात का वो शुक्रगुजार भी था और दर्द में भी। वैक्सीनेशन के बाद तीनों ग्रैंडमा के रूम में गए। रूम में तब सिर्फ एक नर्स ही थी। ग्रैंडमा की हेल्थ हर दिन अब डाउनवर्ड जा रही थी। आज भी ज्यादा वक्त उनका सोने में ही गुजरा। क्यू क्यू को पकड़ने भी वो थक जाती थी। शेनकिन एज यूजुअल मिसिंग फ्रॉम सीन था। काम पर गया हूँ कहकर गायब था। शेंडाई के लिए ये शौक नहीं था, बस एक और बम्प था, एक और प्रूफ था कि वो अकेला ही है। ग्रैंडमा ने धीरे से ज़ुमोयू को कुछ शब्द कहे कि शेंडाई और क्यू क्यू का ख्याल रखना। अब उनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि वो ये डिसाइड कर सके कि अल्फा ठीक है या नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज जानती थी कि यही उनका लास्ट सहारा है। और ज़ुमोयू भी एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह सर हिलाता रहा, वादा करता रहा। शेंडाई ने कभी नहीं देखा था कि ज़ुमोयू अपने पेरेंट्स से भी इतनी पेशेंस से बात करे। वो चुप खड़ा रहा। अंदर से गहरी सी सैडनेस भरी हुई थी, क्योंकि एक चीज वो एग्जैक्टली समझ रहा था। हाँ, ज़ुमोयू क्यू क्यू का ख्याल रखेगा। हाँ, वो सब कुछ उसे प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सब लव नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेनिफिट से आ रहा था। और पूरी दुनिया इस सीन को एक फेरी टेल की तरह देखेगी। मदर मोर प्रीशियस बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। क्या नसीब है शेंडाई का। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या मर रहा है। लंच करने के बाद जब तीनों वापस निकले तो कार में ज़ुमोयू ने हल्की सी आवाज में कहा, कम से कम माइल्डर ट्रीटमेंट के साथ ग्रैंडमा को ज्यादा पेन नहीं होगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, शेंडाई ने धीरे से कहा। ज़ुमोयू ने उसका हाथ पकड़ लिया, वार्म और फर्म ग्रिप में। बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अदाई, कभी भी। शेंडाई ने मोयू का हाथ नहीं पकड़ा, पर वापस भी नहीं खींचा। और एक पल के लिए, एक छोटी सी सेकंड के लिए उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या हो अगर वो भी प्रिटेंड करे कि उसे कुछ भी नहीं पता, ज़ुमोयू की अफेक्शन को एक्सपोज ना करे और इस फेक फैमिली का प्ले साथ में कंटिन्यू कर दे। क्या ये क्यू क्यू के लिए बेस्ट होगा? क्या ये सबके लिए आसान होगा? उसके पास कोई आंसर नहीं था। उसका बॉडी, उसका मन, सालों का दर्द, थकान, वुंड्स सब कैरी करते करते इतना बेजान हो गया था कि वो अब सोच ही नहीं पा रहा था कि लाइट कहाँ है, कि एग्जिट का रास्ता कहाँ है। शायद जब कुछ चाहिए ही ना रहे ना, जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएं, तभी सब कुछ बियरेबल लगने लगता है। ओल्ड हाउस पहुंचकर उन्हें पता चला कि ज़ू शेन नहीं था। शेंडाई ने एक रिलीफ का साय लिया, क्योंकि ज़ू शेन का प्रेजेंस उसके ऊपर ज़ुमोयू से भी हैवी पड़ता था। मिसेस ज़ू ने बताया कि उन्हें अर्जेंट काम में फोन आया था, पर ज़ुमोयू इरिटेट हो गया। बोला, ऐसे कैसे, हमें बुलाया और खुद नहीं आए। आज तो उन्हें क्यू क्यू को देखना चाहिए था ना। वो फोन निकाल कर कॉल करने लगा। उसे ज़ू शेन को दिखाना था कि क्यू क्यू उससे कितना क्लोज हो चुका है। पर मिसेस ज़ू ने उसे जेंटली रोका। बोली,
छोड़ो, तुम जानते हो ना उन्हें, चलो खाना शुरू करते हैं। वो क्यू क्यू को प्यार करती रही और क्लियरली खुद भी वो अपने हस्बैंड के एब्सेंस से रिलीव्ड ही दिखी। ज़ुमोयू ने फोन रख दिया, बोला वैसे भी हम रात तक यहाँ है ना, वापस आ ही जाएंगे। ये क्यू क्यू का ओल्ड हाउस में पहला विजिट था। पुराने हेल्पर्स, जिनमें से आधों ने ज़ुमोयू को बचपन से देखा था, सब आ गए यंग मास्टर को देखने। यंग मास्टर आ गया, कितना क्यूट है, बिल्कुल जू फैमिली का हायर लगता है। उनके लिए तो ये एक फेस्टिवल जैसा था। क्यू क्यू ने अपने मिल्की मिल्की चीक्स और ब्राइट आंखों के साथ सबका दिल जीत रखा था। मिसेस जू क्यू क्यू को साथ ले गई उसे डिनर करवाने, और ज़ुमोयू ने शेंदाई से कामली बोला, आओ अदाई, मैं तुम्हें टूर करवाता हूँ। इस बार पहली बार शेंदाई को ये घर विजिट कराया जा रहा था। उसने ज़ुमोयू का चाइल्डहुड बेडरूम देखा। वॉल्स पे सर्टिफिकेट्स, स्पोर्ट्स मेडल्स, रेयर टॉयज, मॉडल किट्स और शेल्फ्स भर भर के बुक्स। एक टॉप अल्फा का ग्रोथ लिटरली ब्लेस्ड बाय हेवन ही लग रहा था। फिर वो उसे घर के एक एक कॉर्नर में ले गया, अपनी बचपन की स्टोरी सुनाई, अपनी मेमोरी शेयर की। ये सब वो पहली बार कर रहा था। ये सब वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन आज वो चाहता था कि शेंदाई उसका पास समझे, उसके साथ कनेक्ट हो और शायद उसे जानने की परमिशन दे। वो इतना डेस्परेट था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शेंदाई के अंदर क्या तूफान चल रहा है। शेंदाई के दिल में एक हल्का सा रेजिस्टेंस था, क्योंकि पास शेयर करना ये इतना सिंपल गेस्चर नहीं होता। पास शेयर करना मतलब डिस्टेंस कोलैप्स हो जाना। लोग बीच में जो इनविजिबल बॉल्स बनाते हैं वो गिर जाती हैं, और वो ज़ुमोयू के इतना क्लोज नहीं आना चाहता था। लेकिन फिर भी जब ज़ुमोयू ने अपने मिडिल स्कूल के फोटोज तक ले आए तो शेंदाई की नजर ही रुक गई। हर पिक में एक हैंडसम कॉन्फिडेंट लड़का, और हर फ्रेम में एक ग्लिम्स उस ज़ुमोयू की जिस पर कभी उसका दिल आ गया था। जब वो गार्डन में पहुंचे तो शेंदाई रुक गया। गार्डन में इतने सारे एपिफिलियम, पहली बार तो जब वो यहाँ आया था ये फ्लावर्स यहाँ कहीं भी नहीं थे। ज़ुमोयू ने भी उन्हें देखा, फिर धीरे से बोला, ये सब उनके पेरेंट्स ने तब लाए थे जब उसके ससेप्टेबल पीरियड में वो जान बचाने के लिए तड़प रहा था। उस वक्त एपिफिलियम के ब्लूम का टाइम था, और शेंदाई के कपड़ों से बनाए गए नेक्स्ट के बीच वो जिंदा बचा रहा। आज भी उस मेमोरी को सोचकर उसकी स्पाइन में ठंडक दौड़ जाती थी। सेकेंड ससेप्टेबल पीरियड, इम्पॉसिबल, शेंदाई के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ुमोयू ने एक फ्लावर बड को हल्की उंगलियों से टच किया, फिर शेंदाई के ईयर के पास झुककर फुसफुसाया, ये सब तुम्हारे लिए लगाए हैं, क्या पसंद आए? एक इंस्टेंट इलेक्ट्रिक शॉक जैसा करंट शेंदाई की बॉडी में दौड़ गया। वो आधा कदम पीछे हट गया। ये सर्दियों में बच्चे नहीं रहते, उसने फ्लैट टोन में कहा। ज़ुमोयू ने सॉफ्टली जवाब दिया, थोड़ी ठंड आएगी तो इंडोर शिफ्ट कर देंगे, ऑफिस में भी तो लगाए हुए हैं, मेरे घर पे भी हैं, और आगे हम जहाँ भी रहेंगे ना, हर जगह एपिफिलियम होंगे। जब भी ब्लूम होंगे हमारा फैमिली मिलकर फ्लावर्स देखेगा, ठीक है ना? शेंदाई की आंखों में हल्का सा वार्मथ भर गया, एक दर्द भरी सॉफ्टनेस। फिर ज़ुमोयू ने उसके चीक्स रब किए, उसकी फ्रैग्रेंस इनहेल की और बोला, तुम्हारी खुशबू एपिफिलियम से भी ज्यादा खूबसूरत है। और उस मोमेंट शेंदाई ने आंखें बंद कर ली, पेनफुली। डिनर के बाद फाइनली ज़ू शेन घर लौट आया, हमेशा की तरह स्टर्न और अनरीडेबल। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्यू क्यू पर पड़ी, एक्सप्रेशन सीधा मेल्ट हो गया, ऑलमोस्ट फादरली। बोला, लाओ मुझे पकड़ने दो, बेबी को मैं उठाता हूँ। मिसेस ज़ू ने शेंदाई की तरफ देखा जैसे परमिशन मांग रही हो, फिर क्यू क्यू को ज़ू शेन को दे दिया। ज़ू शेन ने क्यू क्यू के छोटे से फेस को देखकर कहा, बिल्कुल मोयू जैसा है, पूरा का पूरा। क्यू क्यू अनकंफर्टेबल हुआ और उसने थोड़ा सा किक किया। ज़ू शेन हंसते हुए बोला, एग्जैक्टली मोयू जैसा ही टेम्परामेंट भी है। मिसेस ज़ू ने भी प्यार से बोला, हाँ बिल्कुल उसी की कॉपी है। ज़ुमोयू को लगा कि बोलना जरूरी है, तो बोला, नहीं मुझे तो ये अदाई जैसा लगता है।
मिसेस जू ने सिंपली ब्रिज कर दिया। बोली, दोनों का मिक्स है, आईज तुम्हारे और माउथ अदाई का। शैनदाई साइड में खड़ा था। जू फैमिली के बीच क्यों सेंटर ऑफ अटेंशन में था। लाफ्टर और प्राइड का माहौल था और वो बस एक आउटसाइडर जैसा महसूस करता हुआ। एक कोल्ड एम्प्टी डिस्कम्फर्ट उसके चेस्ट में फैल सी गई। इवेंचुअली क्यों विम्पर करने लगा। शैनदाई के मन में एक हिडन विश जागी कि वो रोने लग जाए, प्लीज रोने लग जाए। मे बी इंस्टिंक्टिवली क्यों ने भी शैनदाई के इमोशंस सेंस कर लिए और वो इम्पेशेंट हो गया और फाइनली विम्पर क्राई में बदल गई। जुमोयू ने तुरंत आगे आके बोला, मुझे दे दो, मैं संभालता हूँ। और एक एक्सपीरियंस मोशन से उसने क्यों को चेस्ट से लगाया, स्मॉल हैंड को रब किया और पेरेंट्स को सटली शो भी कर दिया कि देखो अब ये मुझे बहुत पसंद करता है, हम दोनों बहुत क्लोज हो गए। जू शेन ने सेटिस्फाइड होके नॉट दिया। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। शैनदाई एक साइड में खड़ा था, जैसे स्पेक्टेटर, जैसे कोई आउटसाइडर, और ये लाइन उसके दिल में चाकू की तरह घुस गई। फिर जुमोयू ने एक और अनएक्सपेक्टेड लाइन बोली। वो बोला, फादर, क्यों इतना हेल्दी और हैंडसम इसलिए है क्योंकि शैनदाई ने बहुत अच्छे से उसे रेज किया है। मिसेस जू भी तुरंत एग्री कर गई। बोली, हाँ, अदाई ने सब कुछ अकेले किया, बहुत मुश्किल से, और क्यों को बहुत प्यार से पाला। जू शेन ने भी सरप्राइजिंगली जेंटल टोन में कहा, जाओ शेन, तुमने बहुत मेहनत की है, ये बच्चा हमारी जू फैमिली का ट्रेजर है। और शैनदाई, जो कभी भी जू शेन से इज्जत भरे शब्द की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता था, बस वहीं खड़ा रह गया, अनश्योर, कंफ्यूज्ड, इमोशनली नम और कंप्लीटली लॉस्ट। जू शेन ने अपनी यूजुअल काम और अथॉरिटिव टोन में बोला, मैंने शुरू में तुम दोनों की शादी होने का विरोध किया था और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगे। मोयू की शादी सिर्फ प्यार नहीं है, बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट, अलायंसेस और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी जुड़े हुए हैं। ये सब तुम सोच भी नहीं सकते। शैनदाई चुप था, लेकिन उसकी आंखें सीधा जू शेन पर टिकी हुई थीं। जू शेन ने मुस्कुराकर बात जारी रखी। बोला, लेकिन अब जब तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है और तुम्हारे पास बच्चा भी है, तो कई चीजें बहुत नेचुरली ही सेटल हो जाती हैं। और फिर वो एक लाइन बोली जो रूम की सारी हवा फ्रीज ही कर गई। वो बोला, मोयू अपने ग्रैंडफादर की डेथ की वजह से 3 साल तक शादी नहीं कर सकता। अभी 2 साल से कम टाइम हुआ है, शादी अभी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों पहले जू फैमिली में वापस आ जाए, 3 साल बाद शादी कर लेना। रूम में एक सेकेंड के लिए डेड साइलेंस छा गया। शैनदाई का हार्ट लिटरली ड्रॉप हो गया। उसकी आंखें शॉक में वाइड हो गईं। जुमोयू और मिसेस जू दोनों भी इक्वली स्टन्ड थे। उनका प्लान ये था कि धीरे धीरे जू शेन का दिल बदला जाए, एक्सेप्टेंस आए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये डायरेक्ट अप्रूवल और इस तरह। जुमोयू जल्दी में बोला, फादर, वो हम। जू शेन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर बोले, घबराओ मत, फिलहाल पाइटिक पीरियड खत्म होते ही शादी कैसे करनी है, क्या करना है, तुम दोनों डिसाइड कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं। फिर उनकी आवाज सडनली स्टील जैसी हो गई। बोले, लेकिन बच्चा इलेजिटिमेट नहीं रह सकता। क्यों का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करो, उसका सरनेम जू होना चाहिए और उसके सारे राइट्स, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस, फंड्स और शेयर्स सब जू फैमिली के एल्डेस्ट ग्रैंडसन के नाम होंगे। और तब पूरे रूम में एक ही आवाज गूंजी, नहीं। शैनदाई की आवाज गहरी, ठीक से कंट्रोल में, लेकिन इतनी शार्प कि जैसे हवा को काट दे। जू शेन ने हल्का सा स्मिक किया, वो जैसे एक आदत हो, पावर का, कंट्रोल का। फिर कामली बोले, चिंता मत करो, जू फैमिली तुम्हें बिल्कुल बुरा ट्रीट नहीं करेगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जो मोयू की रेगुलर 5 को मिलना चाहिए। शैनदाई के दिल में एक सेकंड के लिए सब कुछ जम गया। उसे पता था कि जू फादर और सन दोनों ये अभी तक नहीं जानते कि शैनदाई क्यों के फेरामोन लेवल जानता है।
इसीलिए वो अपने इमोशंस दबा के एक कंट्रोल्ड वॉइस में बोला, सीनियर शू, क्यों अभी मिल्क फेस में है और मैं और मोयू हमें थोड़ा और वक्त चाहिए टू गेट यूज्ड टू एवरीथिंग। प्लीज हमें अपने बच्चे के बारे में खुद डिसाइड करने दीजिए। लेकिन जू शेन का टोन बिल्कुल नहीं बदला। वो बोले, शादी तुम्हारी मर्जी। वो कामली बोले, लेकिन बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, क्यों जू फैमिली का अल्फा है, उसका फ्यूचर यहाँ लिखा हुआ है। उनकी आंखों में एक ऐसी कॉन्फिडेंस थी जो सिर्फ पावर से आती है। वो आगे बोले, जू हाउस में पैदा होना लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। वो सबसे अच्छी लाइफ जिएगा। तुम भी इस बारे में सोचो शंदाई। शंदाई का तो गला ही सूख गया। वो धीरे से बोला, क्यों अभी बहुत छोटा है और मैं भी रेडी नहीं हूँ। इस बार जू शेन की आंखें थोड़ी सी तंग हो गई, एक साइलेंट वार्निंग की तरह, और उसका चेहरा सीधा जू मोयो की तरफ मुड़ गया और वो एक लुक सब कह गया, जैसे कह रहे हो, एक्सप्लेन नाउ। जू मोयो ने भी तुरंत समझ लिया कि मैटर डेंजरस जोन में एंटर कर चुका है। शंदाई के लिए कस्टडी एक रॉ चोट थी जिसे कोई नहीं छेड़ सकता था। वो धीरे से बोला, डैड अभी जल्दी है, हमें सब कुछ हैंडल खुद करने दीजिए। लेकिन जू शेन ने कोल्ड सार्केज्म में बोला, जब जाओ फैमिली ने हमें नुकसान पहुंचाया था तुम इतने वरीड नहीं थे, और अब तुम शादी करना चाहते हो उससे। मैं एग्री कर रहा हूँ तो तुम ही स्लो हो रहे हो। जू मोयो का एक्सप्रेशन भी एक सेकंड में डार्क हो गया। वो शंदाई को चोरी चोरी देखकर बोला, बस हमें और थोड़ा टाइम दे दीजिए डैड। जू शेन थोड़ा हंस दिया, लाइक एक शार्प कटिंग स्माइल, फिर बोला, मेरा टॉप अल्फा बेटा क्या अब अपने ओमेगा की वजह से हेसिटेट करेगा? रियली? मिसेस जू ने बात संभालने की कोशिश करते हुए धीरे से बोला, चलिए उन्हें टाइम दे दीजिए, इतना प्रेशर ठीक नहीं, बच्चा भी डर जाएगा। जू शेन ने सिर्फ एक तीखा सा हफ किया और बिना कुछ और बोले सीधा ऊपर चला गया। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। सिर्फ क्यों अपनी उंगली चबाते हुए हल्की सी कर रहा था। मिसेस जू ने सॉफ्ट साय ली, बोली, तुम लोग अभी घर जाओ पहले। शंदाई ने स्लोली नॉट किया, क्यों को मोयू की बाहों से लिया और बिना कुछ बोले जाने के लिए मुड़ गया। जू मोयू भी तुरंत पीछे भागा, बोला, अदाई ध्यान से, आगे थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई है। शंदाई ने एक पल रुक के सेफली थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, फिर जहन्नुम जैसे काम वॉइस में बोला, ऑफ कोर्स जू फैमिली का थ्रेशोल्ड हमेशा से ही हाई होता है ना। जू मोयू का दिल कांप गया। वो जल्दी से बोला, अदाई प्लीज गुस्सा मत हो, नेचुरलाइजेशन सुन के इतना सेंसिटिव मत हो, कोई तुम्हारा बच्चा तुमसे नहीं छीन रहा, क्यों तुम्हारा भी है, मेरा भी, हम एक फैमिली है ना। शंदाई का कंट्रोल टूटने ही वाला था। दांतों में से आवाज निकली, बोला, और अगर मैं फैमिली नहीं बनाना चाहता हूँ तो? अगर मैं नहीं चाहता कि क्यों जू फैमिली का सरनेम ले तो? जू मोयू का रंग सीधा सफेद ही पड़ गया। शॉक, पेन, फियर सब चेहरे पर आ गया। शंदाई का वॉइस थोड़ा हिल गया, बोला, पर मेरे पास चॉइस है ही कब? मैं कभी कुछ चूज कर पाया हूँ तुम्हारे सामने? एक ओमेगा हमेशा अल्फा के नीचे दब कर रहे, बस यही तो रूल है ना दुनिया का। उसकी ब्रीदिंग अनइवन हो गई, एंगर, होपलेसनेस सब एक साथ। जू मोयू की आवाज हल्की सी टूट रही थी, जैसे हर वर्ड उसके दिल से खींच कर निकल रहा हो। बोला, अदाई तुम मुझे क्यों चूज नहीं कर सकते? उसकी आंखों में वो दर्द था जो कभी किसी ने एक टॉप अल्फा में इमेजिन तक नहीं किया होगा। वो जो हमेशा पावर और कंट्रोल में रहता था, आज एक सिंपल से ओमेगा के सामने बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था। हर बार जो ठंडा सा इग्नोर शंदाई उसे देता था, वो हर बार का फ्रस्ट्रेशन, हर बार का तुम मेरे पास मत आओ, वो सब जू मोयू के लिए एक नई वजह बन चुका था, नीचे झुकने की, बिसीज करने की। जू मोयू की भी आवाज टूट रही थी। बोला, अदाई तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम मुझे प्लीज एक चांस दे दो, मुझे फिर से चूज करो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, मैं बस सब कुछ ठीक कर दूंगा,
बस मुझे एक और मौका दे दो। शंदाई की आंखों में धुंध आ गई। दिल में एक ही सवाल बार बार उछल रहा था। अगर मुझे सच नहीं पता होता तो क्या मैं फिर से उस पर भरोसा कर लेता? अगर वो अनजान होता तो शायद वो क्यू के लिए, ग्रैंडमा के लिए, अपने शैटर्ड हार्ट के लिए ज़ुमोयू के साथ मिलकर ये हैप्पी फैमिली का नाटक करता रहता। लेकिन ज़ू फैमिली कभी सेटिस्फाई होती है? एक टॉप अल्फा हायर किसी और के सरनेम के साथ कैसे रह सकता था? कभी नहीं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। जब वो ये सोचता, उसको लगता जैसे वो धीरे धीरे किसी गहरी दलदल में धंस रहा है और जितना ज्यादा स्ट्रगल करता उतना ही ज्यादा नीचे डूबता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे अगले दिन जब वो ऑफिस जा रहा था, एक ब्लैक कार उसके सामने रुक गई। ज़ू शेन का ड्राइवर कार से निकला और बोला, मिस्टर शेन, सर आपका वेट कर रहे हैं। उसे क्वाइट टी हाउस के एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया। वहाँ सिर्फ एक आदमी बैठा था, ज़ू शेन, काम, एक्सप्रेशनलेस, लेकिन वो कामनेस सिर्फ एक वार्निंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक शिकारी बिल्कुल स्टिल बैठा हो, बस राइट मोमेंट का वेट कर रहा हो। शेन दाई के हाथ ने पॉकेट में फोन को इतना टाइट पकड़ रखा था कि नकल सफेद पड़ गए। दिल कह रहा था भाग जाओ, दिमाग कह रहा था मोयू को कॉल करो। पर फिर उसकी स्क्रीन पर लास्ट नाइट का मैसेज ब्लिंक हुआ, ज़ू मोयू का, कि मैं डैड से बात करूंगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और तुम कभी रॉन्ग नहीं होगे, मैं हूं ना। शेन दाई एकदम स्टिल हो गया। उसे लग रहा था जैसे ज़ू शेन धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो और उसे निगल कर खाने ही वाला हो। पर सबसे खतरनाक ये चीज थी कि शेंदाई को पता ही नहीं था कि वो हेल्प मांगे भी तो किससे। कोई सहारा नहीं, कोई बैकअप नहीं, और सामने एक किंग लेवल प्रेडेटर। ज़ू शेन ने बिल्कुल अपोजिट एक्सप्रेशन रखा, प्लेजेंट, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट फ्रेंडली। बोला, जाओ शेन, आओ बैठो। वो टोन सॉफ्ट थी पर अंदर से ठंडी जैसी बर्फ। शेन दाई जैसे एक पपेट की तरह स्टिफ होकर बैठ गया। ज़ू शेन ने अपने हाथ से चाय डाली, एक रिफाइंड गेस्चर, साथ में एक कैलकुलेटेड स्माइल। बोला, ट्राई दिस, मेरे कार की ट्रंक में हमेशा 4-5 टाइप की चाय रहती ही है। ये स्मॉल ग्रीन मैंडरिन यंग लोगों के लिए परफेक्ट होती है। शेंदाई ने धीरे से कप उसके सामने स्लाइड किया। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। ज़ू शेन का स्माइल डीपन हुआ। बोला, तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? एक छोटी सी पॉज, जैसे वो आंसर ऑलरेडी जानता हो। आगे बोला, मैं पहले तुम्हारा बॉस था पर अब हम फैमिली होने वाले हैं ना। तुम इस नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना सीख सकते हो। वो स्माइल इतनी पोलाइट और उसके नीचे एक ऐसी डोमिनेंस थी जो सीधा सीने को दबा देती है। शेंदाई जानता था कि काइंडनेस नहीं है, ये एक टेम करने का तरीका है। वो क्वाइटली बोला, थैंक यू डायरेक्टर ज़ू। ज़ू शेन सीधा मुद्दे पर आ गया। बोला, मैं उस दिन की बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। मोयू तुमसे इमोशनल होकर डिसीजन स्लो बना रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा असर्टिव होना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए भी और क्यू के लिए भी। शेंदाई की आंखें उसकी आंखों से मिली, क्लियर, स्टेडी, दर्द से भरपूर। फिर वो बोला, अगर क्यू एस रैंक ना होता तो तब भी क्या आपको उसकी भलाई की इतनी ही फिक्र होती? ज़ू शेन ने बिल्कुल बिना शेम के जवाब दिया, इवन अगर वो एक एस रैंक ना होता पर फिर भी वो एक ज़ू फैमिली का बेटा तो होता, उसको अच्छी जिंदगी मिलेगी। ऑनेस्टली मैं चाहता था कि वो एक ऑर्डिनरी अल्फा हो, ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता उस पर डेस्टिनी ने चूज किया है और अब उसे एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ वेडलॉक हुआ है। उस बात को कवर करना होगा। उसके मैटरनल फैमिली से तो कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं। शेंदाई की उंगलियों ने टेबल के नीचे टाइट ग्रिप ले लिया था, फिर भी आवाज में कामनेस थी। बोला, आप लोगों की नजर में लोग होते हैं या टूल्स? ज़ू शेन ने एक अजीब ठंडा सा एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, ये सवाल सिर्फ तुम जैसे लोग ही पूछ सकते हैं। ये एक तीर था, सीधा
क्लास और शेंदाई के जेंडर पे अटैक। शेंदाई के सीने में एक इनविजिबल वेट गिर गया। ब्रीदिंग मुश्किल हो गई। फिर जू शेन ने एक चाय का सिप लिया, जैसे कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही हो। फिर बोला, चलो सीधी बात करते हैं। उस दिन तक मुझे क्यूक्यू के फेरामोन्स लेवल नहीं पता थे, बट अभी मैं जानता हूँ। शेंदाई का वॉइस कट गया, शार्प, कंट्रोल्ड। उसने पूछा, कैसे पता चला? उसने हमेशा सोचा था कि जू फैमिली को पहले से ही पता है, पर लगता है उनको सिर्फ सैटरडे को ही पता चला। जू शेन ने काम टोन में बोला, यू जिंगहाई ने बताया। फिर उसकी आंखों में एक डेंजरस ग्लिन चमकी। बोला, अब उसे कैसे पता चला ये मेरा कंसर्न नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा एस क्लास अल्फा पोता है। आइडेंटिटी के बिना अब नहीं रह सकता वो। शेंदाई का वॉइस धीरे से क्रैक हो रहा था। बोला, उसकी आइडेंटिटी है, वो मेरा बेटा है। जू शेन ने थोड़ा सा स्माइल किया, जो स्माइल नहीं, एक वार्निंग लग रही थी। बोला, हाँ तुम्हारा भी और मोयू का भी, पर उसका सरनेम जू होना चाहिए। वो जू का हायर है, बेस्ट जिंदगी का हकदार। शेंदाई का वॉइस और नीचे हो गया, थोड़ा शेकी भी, पर फुल ऑफ क्वाइट स्ट्रेंथ। बोला, सबको बेस्ट नहीं चाहिए होता, और हर इंसान का बेस्ट डिफरेंट होता है। जू शेन इरिटेटेड सा लगा, एज इफ उसका टाइम वेस्ट हो रहा हो। बोला, वर्ड प्ले मत करो मेरे साथ जाओ शेन, तुम मेरी बहू हो और तुमने जू हायर को जन्म दिया है। मैं तुम्हें अनइमेजिनेबल लाइफ दूंगा, लेकिन तुम कोऑपरेट करो, कस्टडी हमें दे दो। क्यों लीगल और राइटफुल बनेगा, और जब मोयू की मॉर्निंग खत्म होगी तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। शेंदाई के तो पिछले दांत तक टाइटन हो गए। उसे पता था जू शेन सिर्फ एक चीज चाहता था, कस्टडी, परमानेंट, खत्म। सिर्फ शादी एक कॉस्मेटिक कवर थी, मतलब उसका एग्जैक्टली कोई इरादा नहीं था इन दोनों को शादी कराने का। शेंदाई की वॉइस हल्की सी फटी। बोला, वो तो ये बच्चा चाहता भी नहीं था, क्यों सिर्फ मेरा था। जू शेन ने कैजुअल टोन में बोला, वो सब पुरानी बातें हैं। शेंदाई ने सारी हिम्मत जोड़कर अपनी सांस को ठीक से स्टडी करते हुए बोला, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, और मैं क्यों की कस्टडी किसी को नहीं दूंगा। रूम के अंदर हवा जैसे फ्रीज हो गई। टेबल के ऊपर चाय का धुआं खत्म हो चुका था, अब सिर्फ एक इनविजिबल टेंशन ही बाकी थी। जू शेन की आंखें धीरे धीरे नैरोड हो गईं, जैसे एक जानवर अपना नेक्स्ट मूव कैलकुलेट कर रहा हो। उसने कोल्ड टोन में कहा, मोयू के साथ तुम्हारे इश्यूज एक तरफ, सिर्फ क्यों की बात करते हैं। वो आगे लीन होकर सीधा शेंदाई को देखते हुए बोला, क्या तुमने कभी सोचा है एक एस लेवल अल्फा क्या होता है? अगर वो एक ऑर्डिनरी या सिंगल पेरेंट फैमिली में पलता है तो क्या होता है? शेंदाई ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास एबिलिटी है, मैं उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। जू शेन हिला भी नहीं, बस एक ठंडा कंटेम्प्ट भरा लाफ देते हुए बोला, तुम्हारी एबिलिटी? उस लाफ में वो सब कुछ था जो एक पावरफुल आदमी को पता होता है कि सामने वाला कितना कमजोर है। फिर उसकी वॉइस फिर स्टील जैसी हो गई। बोला, तुम सोच भी नहीं सकते टॉप अल्फाज की सेल्फ एस्टीम कितनी ज्यादा होती है। शेंदाई का हार्ट कंप्रेस हुआ, पर जू शेन ने रुका ही नहीं, बोलता गया। ऑर्डिनरी लोगों के बीच वो लायंस और शीप जैसे होते हैं, इनेट सुपीरियरिटी होती है उनमें, पर अगर पैसा नहीं, बैकिंग नहीं, पावर नहीं, तो क्या होता है पता है? फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया। बोला, वो अपने से नीचे लोगों के सामने सर झुकाते हैं, उन शीप्स के सामने जिन्हें वो नेचुरली अपने नीचे समझते हैं। शेंदाई का हार्ट बीट पेनफुली फास्ट हुआ, लेकिन जू शेन का वॉइस और भी ज्यादा कटिंग हो गया। एक एस रैंक अल्फा जब तक अपने फ्लैंक्स ग्रो नहीं करता, तब तक उसे हर रोज अपनी ईगो तोड़नी पड़ेगी, हर रोज अंडर एस्टिमेट होना पड़ेगा, हर रोज बेइज्जती सहनी पड़ेगी लोगों के सामने जो उसके लायक भी नहीं, और उस ह्यूमिलेशन का एक ही रिजल्ट होता है,
शंदाई की उंगलियों ने टेबल क्लॉथ को पकड़ लिया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। जू शैन ने फिर एक डैगर फेंका। बोला, ऐसे टॉप अल्फाज दो रास्ते चुनते हैं। एक मोमेंट का पॉज, जैसे वो इंश्योर कर रहा हो कि हर लफ्ज दिल में उतर जाए। बोला, या तो वो प्रेशर नहीं झेल पाते और टूट जाते हैं, या फिर वो खुद को तोड़कर दोबारा बनते हैं, एक रूथलेस, एरोगेंट और एक्सट्रीम प्रेडिटेटर में। जू शैन के शब्द एब्सर्ड भी थे और सच भी, दोनों एक साथ लग रहे थे। और उन सब के बीच शंदाई को सिर्फ एक ही चीज महसूस हुई। उसके कान में बस एक बज, जैसे ईयर ड्रम्स फट रहे हो, सर दर्द से बिल्कुल फटने वाला हो। उसको पहले ही डर था, जब से उसे पता चला था कि क्यू एक एस रैंक अल्फा है, क्योंकि वो जानता था एक एस रैंक को पालना सिर्फ प्यार से नहीं होता। फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनेगी, और एक शीप एक लायन को पाल नहीं सकती। शंदाई ने तो कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो एक टॉप क्लास अल्फा का बाप बनेगा। वो तो बस चाहता था क्यों एक नॉर्मल इंसान बने, खुश रहे, सेहतमंद रहे, एक अपनी सिंपल सी जिंदगी जिए। पर अब जब तुम्हारे हाथ में एक ट्रेजर हो जिसको तुम संभाल नहीं सकते, तो लोग उसके पीछे आ ही जाते हैं ना। और शंदाई का दिमाग सिर्फ यही पूछ रहा था कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा। इसी मोमेंट में जू शैन ने उसकी आंखों में वो छोटा सा डर पकड़ लिया और उसने उस डर को तोड़ दिया। जू शैन कोल्ड, फ्लैक्चुअल और ब्रूटल तरीके से बोला, तुम एक ऑर्डिनरी अल्फा को पाल सकते हो, पर एक टॉप अल्फा को कैसे पालोगे? तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी लाइफ, नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। एक एस रैंक अल्फा अगर गरीबी में बड़ा होता है तो उसको बस जेलसी, मलाइस और ह्यूमिलेशन मिलता है, और तुम उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकोगे। शंदाई का गला बंद पड़ गया। वो बहुत धीरे से बोला, कई टॉप अल्फाज ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। जू शैन ने भी इंस्टेंट जवाब दिया। बोला, हाँ, और उनका बचपन सिर्फ दर्द होता है। उसके वर्ड्स डैगर की तरह थे जब वो बोला, और तुम उसे बचा सकते हो, फिर उसे क्यों दर्द देना चाहते हो? शंदाई का दिल बिल्कुल नीचे डूब रहा था, जैसे किसी ने उसके रिब्स के अंदर भारी पत्थर रख दिया हो। पर जू शैन की वॉइस एकदम टेम्पटिंग, मैनिपुलेटिव हो गई। वो बोला, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे बेस्ट क्यों नहीं देते? सिर्फ एक चीज करनी है, उसका सरनेम बदल दो, बाकी सब परफेक्ट हो जाएगा। शंदाई ने अपने हार्ट के सब अलार्म्स एक साथ सुन लिए। उन सब में एक ही वार्निंग थी, अगर कस्टडी चली गई तो क्यों भी चला जाएगा। बस एक स्टेटमेंट लगेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो डर उसको अंदर से थरथरा गया, लेकिन जू शैन रुकने वाला नहीं था। वो टेबल पर हल्की सी टैप टैप करता रहा और स्मूथली बोला, क्यू का जू फैमिली में वापस जाना सिर्फ तुम और उसके लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी फायदा है। शंदाई का दिल एक मोमेंट में रुक सा गया। जू शैन आगे बोला, तुम्हारी ग्रैंड माँ, क्या तुम जानते हो कितना पैसा लग रहा है उनपे? शंदाई की आंखों में शॉक का एक फ्लैश आया। जू शैन आराम से बोलता रहा, जो वार्ड उनके पास है, जो नर्सिंग उन्हें मिल रही है, डेली 7 से 8 हजार जा रहे हैं, और मोयू एक टॉप कैंसर इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल ट्रायल की सीट अरेंज कर रहा था। उसका कॉस्ट तुम सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। शंदाई का दिमाग ब्लैंक, बस एक ही चीज क्रिस्टल क्लियर दिख रही थी। जू फैमिली ने उसकी पूरी दुनिया अपने हाथ में पकड़ के रखी थी। फिर जू शैन ने एक और छक्का मार दिया। बोला, क्या तुम जानते हो रिसर्च इंस्टीट्यूट का बजट क्यों बदला? तुम्हारे ऑफिस का रिनोवेशन क्यों हुआ? तुम्हारे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल क्यों मिली? क्या तुम सोचते हो ये सब फ्री में मिलता है? नहीं जाओ शैन, आउटसाइडर्स के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो दिया है वापस भी ले सकते हैं। शंदाई के शोल्डर्स थर थर कांप रहे थे। वो अपना दिमाग कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कंट्रोल टूटता जा रहा था। जू शैन ने धीरे से एक डॉक्यूमेंट बैग से निकाला, कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले और टेबल पे रखे। बोला, ये सब साइन कर दो, सबके लिए अच्छा होगा।
जिद मत करो। शेंदाई का हाथ हिल रहा था। वो भागना चाहता था पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। जू शेन थोड़ा लीन हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे अंधेरा तुम्हें अंदर तक खींच रहा हो। और फिर उसने फेरामोन सप्रेशन यूज किया। एकदम से शेंदाई का सारा बॉडी लॉक हो गया। उसकी चेस्ट में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही थी। हवा पतली, सांस टूट रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही पानी में डुबा दिया हो। एकदम से विदाउट वार्निंग वो टेबल को पकड़कर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों के सामने सब वाइट हो रहा था। कोई भी ओमेगा कभी ये टॉर्चर को झेल ही नहीं सकता। और फिर बस कुछ सेकंड्स के बाद जू शेन ने फेरामोन वापस खींच लिए। शेंदाई कोलैप्स नहीं हुआ, पर वो टेबल पकड़कर टूटती सांसों के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर बहता हुआ पानी नहीं, आंसू थे। जू शेन ने बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ एक सिप चाय ली और वही ठंडी आवाज दोबारा निकली। बोला, साइन करो। और बस शेंदाई ने अपना नाम लिख दिया, मतलब साइन कर दिया, जैसे कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ पपेट जिसमें अपनी मर्जी नाम की कोई चीज ही ना हो। जू शेन ने कॉन्ट्रैक्ट फोल्ड किया, सैटिस्फाइड से नोट दिया और एक फेक जेंटलनेस के साथ बोला, चिंता मत करो, जू फैमिली तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगी। और फिर वो उठकर चला गया। और तब शेंदाई का चेहरा बिल्कुल पेपर की तरह सफेद हो चुका था। वो टेबल पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर पूरी तरह से ढीले पड़ गए। वो नीचे गिर गया। होठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने सब ब्लर था, बस आंसू गिरते जा रहे थे और उसकी विजन सिर्फ व्हाइट नॉइज बन गई थी। फोन की रिंगटोन दूर कहीं से आ रही थी, जैसे किसी और दुनिया की आवाज हो, लेकिन उसके हाथ में जरा भी जोर नहीं था। वो सिर्फ सो जाना चाहता था, ब्लैंक हो जाना चाहता था, सब कुछ भूल जाना चाहता था। तभी वेटर रूम में आया प्लेट्स उठाने के लिए, और जैसे ही उसने देखा कि कोई आदमी जमीन पर पड़ा है तो वो डर के मारे पीछे हट गया। सर, सर, आपको क्या हुआ? आर यू ओके? पर शेंदाई की आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गहरी अंधी डार्कनेस। वेटर ने तुरंत अपना फोन निकाला, एम्बुलेंस कॉल करने ही वाला था कि तभी शेंदाई का फोन फिर से बज गया। वो एक सेकेंड रुका और फिर उसने शेंदाई का कॉल पिक कर लिया। हेलो, हेलो। फोन के दूसरे एंड पर जुमोयू की आवाज थी। अदाई, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे जरूरी बात। वो तुरंत रुक गया। उसने वेटर की अनफेमिलियर आवाज पे इंस्टेंट होस्टाइल टोन में पूछा, तुम कौन हो? वेटर घबरा गया, बोला, मैं जाओमैन टी हाउस का एम्प्लॉय हूँ। आपके दोस्त यही हैं। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था। जुमोयू की आवाज एकदम पैनिक में बदल गई। उसने तुरंत पूछा, एड्रेस? एक वर्ड और डायरेक्ट ब्लास्ट। उस मोमेंट जुमोयू ने ऑफिस में फोन पटका और बिना कुछ सोचे फुल स्प्रिंट भाग गया। फ्लैशबैक कुछ टाइम पहले का। चेंग राव से तो तभी ऑफिस में बेचैन था। बहुत देर तक यूं ही घूमता रहा। फिर फाइनली हिम्मत करके वो बोला, सर, मुझे एक बात बतानी है। और उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। कैसे हॉस्पिटल में फ्राइडे को क्यूक्यू की फेरामोन लेवल एक्सीडेंटली स्क्रीन पर दिख गई थी, और कैसे शेंदाई उस वक्त शॉक्ड हो गया था, और कैसे मे बी उनका रिएक्शन अभी तक सबसे डेंजरस वजह बन सकता है। जुमोयू को तभी समझ आ गया था। तो अदाई सब जानता था और मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उस रात जब मेरे फादर ने कस्टडी की बात उठाई, अदाई ने तब भी सब जान लिया था। और क्या सोचा होगा उसने? क्या वो सोचता है मेरी हर एफर्ट सिर्फ क्यूक्यू के एस रैंक के लिए थी? क्या वो सोचता है मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं? जुमोयू का हार्ट लिटरली क्रैश हो गया। इधर जब शेंदाई होश में आया, उसने अपने आजू बाजू का वाइट सीलिंग देखा और तब उसको समझ आया कि वो हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है। उसके पास जुमोयू बैठा हुआ था। जब उसने अदाई को आंखें खोलते देखा, तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, अदाई, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? शेंदाई सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा।
पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बिल्कुल क्लास 20 जैसे खूबसूरत पर कंप्लीटली लाइफलेस। उसके लिप्स थोड़े से ट्रेम्बल हुए और वो धीरे से, बहुत धीरे से बोला, उन्होंने मुझे फोर्स किया साइन करने के लिए। जू मोयू की आंखों में गुस्सा, गिल्ट और एक गहरी स्ट्रगल एक साथ भर आई। जब वो टी हाउस पहुंचा था, उसने वेटर से डिटेल में पूछा और तभी उसे समझ आ गया था कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। उसके फादर की फेरामोन सप्रेशन, वो फोर्स, प्रेशर, मैनिपुलेशन, और अदाई बेहोश हो गया। हॉस्पिटल भेजने के बाद उसके फादर को उसने 4-5 बार कॉल किए, पर सब कट कर दिए गए। और तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, कोई मेरे ओमेगा को टच नहीं कर सकता, कोई नहीं। वो अदाई के हाथ को पकड़कर अपने फॉरहेड पर प्रेस कर रहा था, एक डेस्परेट ब्रोकन मोशन में। फिर धीरे से ऊपर देखा और उसकी आवाज ऑलमोस्ट ट्रेमलिंग थी। बोला, मैं जानता हूँ ये सब मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जब तुम थोड़े बेटर हो जाओगे मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और मैं इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ भी करूंगा। शेंदाई ने धीरे से अपना चेहरा साइड कर लिया। उसके अंदर अब भी वही खालीपन, वही थकान, वही दर्द था जो अब किसी के वर्ड से फिल नहीं हो सकता था। गलतियां सबसे होती हैं, पर सब गलतियां एक जैसी नहीं होती। शेंदाई ने कभी कोई पाप नहीं किया। उसने किसी का बुरा भी नहीं सोचा, किसी का हक नहीं छीना, किसी का नुकसान नहीं किया। बस एक ही गलती की, गलत इंसान से प्यार कर लिया। और इस एक गलती की सजा इतनी ज्यादा, इतनी नाइंसाफी वाली कि उसे पूरी दुनिया उससे कह रही हो, तुमने बस प्यार किया था, पर अब तुम्हें इसका क्रूएल प्राइस भी चुकाना पड़ेगा।